बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो टॉप की स्टोरी है वो है कि भारत काफी अरसे से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी शाहराह तामीर करने की कोशिश में था। चीन सिक्योरिटी खदशात के सबब भारत को कई बार मुतनब्बे भी कर चुका था, मगर भारत अपनी हठधर्मी पर मुसलसल कायम है, जिसके सबब सरहदी झड़पों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। लद्दाख में भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर चीनी फौज के साथ झड़प में एक भारतीय कर्नल और 2 सिपाहियों की हलाकत के बाद सूरत-ए-हाल मजीद संजीदा और गंभीर हो चुकी है। कई दहाइयों के बाद इस बॉर्डर पर अब गोली चली है। इसके साथ ही भारत में पाकिस्तान के सफारतखाने का घेराव भी किया हुआ है और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने आला अस्की क़यादत को लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई है। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे जो हमारा अगला मौजू होगा वो है कि वजारत पेट्रोलियम बनाई गई है। इस हवाले से जो तेल की शॉर्टेज हुई थी, तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार निजी तेल कंपनियों को करार दे दिया है। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सज्जाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले भारत और चाइना का जो इस टाइम मामला बहुत संजीदा और सूरत हाल काफी संगीन हो चुकी है, उस पर बात कर लेते हैं। इस तमाम मामले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, भारत के और चीन के साथ बड़े तसादुम है कई मामलात पर। तिब्बत पे था, दलाई लामा को इन्होंने अपने यहाँ पनाह दी थी और वो तिब्बत जो कि एक इंडिपेंडेंट हैसियत रखता था उसको चीन ने फिर अपने साथ शामिल भी कर दिया। दूसरी सरहद पर है, सिक्किम के बॉर्डर पर है। ऐसा भी हुआ कि वहाँ झड़पें भी होती रहती हैं। और लद्दाख के बॉर्डर पर लद्दाख का हिस्से में दावा है चीन का कि ये हमारा इलाका है, वहाँ बुद्ध मत के लोग ज्यादा रहते हैं। इंडिया जो कर रहा है वहाँ एक सड़क की तामीर करना चाहता है, क्योंकि उससे अंदाजा हो गया है कि कारगिल की जंग के बाद कारगिल पर चढ़कर वहाँ कब्जा करके पाकिस्तान के जवानों ने ऐसी सूरत पैदा कर दी थी कि लद्दाख पूरे कश्मीर से कट जाता और अलग होकर रह जाता। और ये अलग बात है कि उस वक्त कुछ जनरल मुशर्रफ ने चूंकि खुदसरी दिखाई थी, अपने तरीके से उसको किया था, इसलिए हम वो डिजायर्ड नताइज हासिल न कर सके जो करने थे। हम बल्कि हमारे मनसूबे में वो नताइज हासिल करना था ही नहीं देखा जाए। और ये मनसूबा भी जो है चंद जहनों की पैदावार था। मेरा हमेशा ये ख्याल रहा है कि हमें कारगिल पर एक कमीशन बनाना चाहिए जो तय करे कि वहाँ वाकया क्या हुआ था। वही लोग जो छोटे ओहदों पर थे, 3 लोग, वही प्लानिंग करते रहे। जब बड़े ओहदों पर थे तभी उन्होंने यही प्लानिंग की और इसका नतीजा क्या निकला? आपने कहा जी हमने तो फौज भेजी नहीं है, हमने तो वहां रजाकार चढ़ गए हैं। रिजल्ट क्या हुआ? जब रजाकार चढ़ गए तो ना हमारी एयरफोर्स को पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई उनकी मदद नहीं कर सका, लॉजिस्टिक फराहम नहीं कर सका, वापसी के लिए रास्ता नहीं दे सका। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि यहाँ बैठकर वो हिंदुस्तान की गले पर अंगूठा रख सकता है। अच्छा, ये जो हिकमत अमली है ये बताती है कि ये हिकमत अमली हमारे लिए किसी वक्त भी काम आ सकती है और उसके नताज अच्छे निकल सकते हैं। अब उस सड़क पर जब नजर पड़ती थी जहां कारगिल की चोटियों से, तो वहां से नजर आती थी वो सड़क जो लद्दाख की तरफ जाती है। अच्छा, लद्दाख की आबादी की अक्सरियत जो है बुद्ध मत के लोगों की है। बुद्ध मत के लोग ट्रेडिशनली साथ हैं चीन की आबादी के साथ उनका एक तरह का साथ है। चीन का हमेशा यह कहना है कि ये हमारा इलाका है। सही। अब सूरत ये पैदा हो गई कि सिर्फ यही नहीं कि वहां सड़क तामीर कर रहे हैं वो, और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कारगिल से बाईपास करके वहां कोई एक रास्ता ऐसा बनाया जाए जो उनके काम आए। वहां दूसरी बात मुझे करना चाहते हैं कि किसी तरीके से सियाचिन, कारगिल, इन हवालों से वो चाहते ये हैं कि ये पूरा गिलगित और बल्तिस्तान का इलाका है वो जद में आ जाए। क्यों? गिलगित और बल्तिस्तान से ही गुजर के जो हमारी शाहराह कराक्रम है वो सी पैक का जो मनसूबा है जो ग्वादर तक जाता है वहीं से आता है। चुनाचे जब से सी पैक बन रहा है इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये इलाका हमारा इलाका है, और ये इंटरनेशनल तौर पर भी अमेरिका ने कहा कि ये तो मुतनाज़ इलाका गोया पाकिस्तान का नहीं है, यह चीन क्यों बना रहा है। अमेरिका भी अपनी शक्लें ऐसी बताता है, वो भी इंडिया के साथ देने के लिए उसने इस तरह की बातें शुरू कर दी। ऐसी सूरत में चीन वालों ने वहां आकर पकड़ के ठीक ठाक इनकी ठुकाई की है। और उस ठुकाई के नतीजे के तौर पर यह हुआ है कि पहले तो ये था डंडों से और इससे मारा गया, लेकिन अब जब बकायदा क्लैश हुआ है तो उनका एक कर्नल समेत 2 सिपाही जो थे वो पिटाई की जद में आए और वो
फर्स्ट टाइम फायरिंग हुई है कहते हैं, जी, जी। 62 के बाद या उसके बाद पहली बार फर्स्ट फायरिंग टाइम हुई हुई है। है। सर इसी पे बात करते हैं, हमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, उससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी जनरल साहब, आप आवाज आ रही है आपकी। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जनरल साहब, एक तो लद्दाख का ये वाकया हो रहा है और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल तो पहले ही गर्म हुई थी। इंडिया ने के वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा भी किया हुआ हमारे सफारतखाने का। क्या सूरत हाल है, कैसा आप तजिया करते हैं इस सारे मामले का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल किस्सा तो इस वक्त लद्दाख का है जी जी और वहां पे जो ये इंडिया ने किया, ये उसी का किया धरा कि ये एक तरफा एक्शन लेके तो स्टेटस बदल दिया, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को अपनी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। तो इनिशिएट किया, बहरहाल उसका फिर फॉलो आउट तो आना था। जी जी अब इसमें चाइनीज ने वो इलाका जो गलवान का, जो पहले कभी उस पर डिस्प्यूट भी उन्होंने नहीं खड़ा किया था, लेकिन वो उन्होंने अभी कैप्चर कर लिया, वहां वो बैठ गए हैं। और इंडिया को ये रास्ता बड़ा अहम है, जरूरी चाहिए, क्योंकि ये उनका हिमाचल प्रदेश से होता हुआ ये रास्ता ऑल्टरनेटिव है और ये उनकी एलओसी बनती है जो दौलत बेग ओल्डी तक जाती है, जहां एक ब्रिगेड साइड कंटोनमेंट है। अच्छा। अब वो कंटोनमेंट जो है वो कट गई है, क्योंकि जो सड़क है उसको डोमिनेट करते हैं चाइनीज। उन्होंने दोनों तरफ वो पहाड़ वगैरह हाइट्स ऊंची जो है उन पे कब्जा कर लिया हुआ है। और इंडिया को अब ये फिक्र है कि वो जो धमकियां देता रहा पाकिस्तान को और जो उनकी बदनीयती थी कि कहीं वो कराकोरम हाईवे को काटें, जी जी तो वो यही कंटोनमेंट थी जहां से उन्होंने एक्शन इनिशिएट करना था। अब वो कंटोनमेंट जो है वो बताते खुद उसका मसला बन गया कि उसको सप्लाईज वगैरह कैसे जाएं, अगर चाइनीज चाहें तो रोक सकते हैं, लिहाजा ये एक सीरियस इशू बन गया। अब आप एलओसी की बात करते हैं तो उसमें यही जो हमें मुझे नजर आता है वो यही है कि भारत चूंकि बेबस है, उधर चाइना के साथ तो निपटा नहीं सकेगा। वो यूनाइटेड नेशन में नहीं जा सकते क्योंकि यूनाइटेड नेशन की करारदादें तो इन्होंने खुद पामाल की और यकतरफा एक्शन कर लिया, यूनियन टेरिटरीज बना दी, लड़ाई करके देख लिया है। वो यहाँ पे अगर ये इस किस्से को बढ़ाएंगे तो ज्यादा मसला बनेगा, जंग फैली तो इनको शायद और भी इलाकों से हाथ धोना पड़े, और बातचीत से चाइनीज मान नहीं रहे। तो ये पब्लिक को अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान साइड पे कोई एक्शन करें। अच्छा। लिहाजा उसमें इनके लोगों की साइकी है, जितना जी चाहे इनको नुकसान उठाना पड़े चाइनीज साइड पे, लेकिन अगर इनको ये कह दें, इनके अवाम को ये इस कदर बेवकूफ उन्होंने बनाए हुए अपनी पाकिस्तान दुश्मनी में कि अगर उनको कह दें कि जी यहाँ पाकिस्तान की तरफ हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो आप देखेंगे कि उधर का सब कुछ भूल भाल के इधर लग जाएंगे। मोदी के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि चाइनीज चाहते हैं कि ये कश्मीर और लद्दाख का स्टेटस बहाल करें, तो वो तो उसकी मौत होगी सियासी, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको लोग टिकने देंगे। पाकिस्तान क्या कर रहा है यही- जी? जनरल साहब, पाकिस्तान का आईएसआई के हेडक्वार्टर में कल बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास भी हुआ है, तीनों सर्विसेज चीफ और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी के चेयरमैन सभी लोग वहां मौजूद थे। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट, क्या हम भी कुछ सोच रहे हैं? नेचुरली हमें सोचने से ज्यादा ये है कि हम हिंदुस्तान की जो हरकत हैं, उसकी नीयतें हैं, उस पर निगाह रखे हुए हैं, और हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक हम तैयारी भी कर रहे हैं, लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। और तैयारी यही है कि हमें तवक्को है और इस चीज का ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, ये पाकिस्तान की तरफ आने का बहाना ढूंढेंगे, क्योंकि उसी से इनको पॉलिटिकल स्पेस मिलती है। और ये सारा इनका मामला चाइना वाली साइड जो है वो वक्ती तौर पे इनको ठंडा करने के लिए यही होगा कि अपने अवाम को मुतमईन करें पाकिस्तान की तरफ चक्कर करके। वो लोग इधर लग जाएंगे, चाइना भूल जाएगा, और ये फिर जो हो गया सो हो गया वाला किस्सा होगा। चाइना खाली तो नहीं करेगा जगह, नेचुरली वो अपने जो 60-70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सी पैक पे, वो भारत के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। नेचुरली उन्होंने उसके लिए एक सिक्योरिटी पैरामीटर क्रिएट करना है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने भी चूंकि वो अपना कुछ न कुछ अपने लोगों को मुतमईन करना है, तो ये खदशा है। अब चीज ये है कि सूरत हाल अब ये बन गई है कि खित्ते में भारत एक बदमाश की तरह निकला है, जिसने सबके साथ बदमाशी की है। पाकिस्तान के साथ जगह इलाका काबू किया हुआ है, लेकिन उसका करारदादें मौजूद हैं, हल के लिए एक तरीकाकार मौजूद है, लेकिन बातचीत नहीं करनी, झूठ बोलना है, कभी कुछ इल्जाम दे और वो मामला लटका के रखा हुआ है।
یک طرفہ اس پہ فیصلہ کر دیا جی کشمیر ہمارا, اور کہنا شروع کر دیا کہ اب تو ہم نے آزاد کشمیر لینا ہے. ٹھیک ہے. نیپال کے ساتھ پھڈا نکلا ہے, چائنا کے ساتھ چل رہا تھا, وہ بھی مسئلہ بڑھ گیا. بھوٹان کو انہوں نے پہلے ہی ذلیل و خوار کیا ہوا ہے, وہ بیچارے تنگ ہیں, اور بھوٹان جو ہے وہ چائنا سے پناہ مانگ رہا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ ابھی یہ انہوں نے جو سٹیزن شپ ایکٹ بدلا ہے اس میں مسئلہ بن گیا. پہلے علاقے کا ان کا جھگڑا سری لنکا کے ساتھ بھی رہا ہے, جو ان کی جو سمندری حدود تھیں اس کے معاملے میں, تو ادھر یہ ٹیررزم بھی کرواتے رہے ہیں. تو خطے کے تمام ملکوں کو ان کے ڈیزائن بھی ایکسپینشنسٹ تھے, اور دوسرا خطے کے تمام ملکوں کو بلی کرتے رہے. ٹھیک ہے. اب خطے کے ملکوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھی بھارت کا اصل چہرہ یہ ہے. سو یہ پاکستان اور چائنا کے لیے ضروری ہے کہ ابھی خطے کے ملکوں کے لیے ایک کنسنسس ان کے درمیان ڈیولپ کر کے, اور بھارت سے ہونے والی بدماشی کا ان کو احساس دلا کے, تو ایک پولیٹیکل فرنٹ ان کا ایک طرف کھڑا کیا جائے, تاکہ یونائٹڈ نیشن میں اور دنیا میں بتایا جا سکے کہ پورے ہمسایہ ملک تمام خطے کے ان سے تنگ ہیں, اس وجہ سے کہ یہ بدماشی کرتے ہیں, ان کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں. ٹھیک بات. تو یہ ایک فرنٹ ادھر تیار ہونا چاہیے. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا, آپ نے تو بڑے کنسائز اور پریسائز انداز میں ساری بات ہی جو ہے نا کوزے میں دریا بند کر دیا, ساری صورتحال کو واضح کر دیا. بہت شکریہ آپ کا جی. جنرل شاہ منظور صاحب کی یہ خوبی ہے جی, یہ بات کو بہت کمپیکٹ انداز میں بیان کرتے ہیں اور کلیئرلی اس کو. دیکھیں انہوں نے بتایا کہ وہ سڑک جو ہے ہماچل پردیش سے آ رہی ہے. ہماچل پردیش پر بھی بارڈر پر جھگڑا ہے چین کا, وہی پٹائی کی تھی 62 میں چین نے انڈیا کی, اور پھر ان کی جو بیڑیں تھی وہ 800 لے کر آگے کے لے لو اپنی بیڑیں, یہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. اب صورتحال پیدا یہ ہو گئی ہے کہ آپ اگر گلگت بلتستان پر نظر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سی پیک بڑھنے نہیں دیں گے, اور اس بات کو اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ آپ سڑک بنا رہے ہیں اور ارادہ آپ کا یہ ہے کہ اس بریگیڈ کے ذریعے سے آپ حملہ کریں, تو چین یہ کرنے نہیں دے گا. پہلے تو پاکستان ہی نہیں کرنے دے گا, پاکستانی آپ کی اتنی ٹھکائی کرے گا کہ آپ آگے نہیں آ سکو گے. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہو کہ آپ انٹرنیشنلی پریشر بلڈ کر کے پاکستان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرو گے, تو چین نے کہا کہ میں کھڑا ہوں جہاں. چین کے اپنے وہاں ہیں, ان کا کہنا یہ ہماچل پردیش پہ ان کے ہیں, جیسے جنرل صاحب نے بتایا کہ بھوٹان کے ساتھ ہیں, نیپال کے ساتھ ہیں, سری لنکا کے ساتھ ہیں, کس کے ساتھ نہیں ہیں ان کے, سبھی کے ساتھ ان کے ہیں, سب کے ساتھ دشمنی ہے, سبھی کے ساتھ دشمنی ہے ان کی. اچھا وہ ذرا سی بات پہ پھر وہ ایشو اٹھاتے ہیں, ذرا سی بات پہ وہ جو ہے معاملے کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں. میں نے جنرل صاحب سے پوچھا, ISI نے ویلکم کیا جوائنٹ چیف آف چیف کمیٹی کے سربراہ کو, یعنی میرا خیال ہے کہ یقینی طور پر سارے قیادت کا نام بھی ہوگا. ہماری جو ڈویژن ہے, اسپیسیفک ڈویژن جو خاص طور پہ ہماری میزائل سسٹم کو اور ایٹمی چیزوں کو دیکھتی ہے, ان کے سربراہ بھی وہاں موجود ہوں گے. ہم ہر طرح کے آپشن کو دیکھنے کے لیے یقینی طور پر ہم غور کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بھارت جو ہے اس وقت دیکھیے وہ صورتحال جو انڈیا میں دلی میں ہماری ایمبیسی ہے, سماعت خانہ ہے. بالکل سر, یہ سٹوری ہے لیکن ہم اس کو شامل کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ٹیک اے شارٹ